Mechanism of muscle contraction. Mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filament theory, which states the contraction of a muscle fiber take place by the sliding of the thin filament over the thick filament. जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा सही तरह से बताया जा सकता है, और जो मसल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट जब स्लाइड करता है तब होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंड बाय द न्यूरॉन CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम विया अ मोटर न्यूरॉन, यानी कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल को मोटर न्यूरॉन के द्वारा भेजेगा तब मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। जब एक मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर से कनेक्ट होता है तो एक मोटर यूनिट बनाता है। The junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called neuroplasm junction और motor end plate। जब सार्कोलेमा जो कि एक मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, वो जब मोटर न्यूरॉन से मिलती है तो एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है जिसको हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। A neural signal reaching this junction रिलीजिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। और जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, जो कि सार्कोलेमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल पैदा करती है। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म, और इसकी वजह से कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म के अंदर फैल जाते हैं। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लेड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। और जब कैल्शियम का लेवल मसल्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो जो एक्टिव साइट होती है थिन फिलामेंट की उसके ऊपर ट्रोपोनिन होते हैं, वो वहाँ से हटकर कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाते हैं, तो जो उसकी एक्टिव साइट के ऊपर मास्क होता है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ ATP हाइड्रोलाइसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोर्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। और जब ATP का हाइड्रोलाइज होता है यानी ATP दो चीज़ों में टूट जाती है। ATP टूटती है ADP में और P फर्स्ट में। तो ADP जब थिक फिलामेंट के पास जाती है तो थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट से जुड़ जाता है और एक क्रॉस ब्रिज बनाता है। दिस पुल्ड द अटैच एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड द सेंटर ऑफ A बैंड, और जो फॉस्फोरस फर्स्ट है वो उसको खींचता है। ADP थिक फिलामेंट को थिन फिलामेंट से जोड़ता है और फॉस्फोरस यानी कि P फर्स्ट उसको खींचता है, उसकी पोजीशन चेंज करता है। द Z लाइन अटैच टू दिस एक्टिन आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड देयर बाय कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर। और जब वो उसकी पोजीशन चेंज करेगा यानी खींचेगा तो Z लाइन, तो जो Z लाइन है वो उसकी तरफ खिंचेगी। जब Z लाइन खिंचेगी तो सार्कोमेयर भी छोटा हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। इट इज़ अ क्लियर फॉर्म ऑफ द अबव स्टेप डेट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, और इसी को हम शॉर्टनिंग ऑफ मसल भी कहते हैं यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। द आई बैंड गेट रिड्यूस, जब Z लाइन छोटी होगी सार्कोमेयर छोटा होगा तो आई बैंड भी छोटा होगा। वेयर एज द A बैंड रिटेन द लेंथ, लेकिन जो A बैंड है डार्क बैंड है वो उतना का उतना ही रहेगा। द मायोसिन रिलीज द ADP एंड P गोज़ बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट, और जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो फिर से P फर्स्ट
और एडीपी रिलीज़ हो जाएंगी और मिलकर एटीपी बना लेंगी, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा और वो रिलैक्स हो जाएगा। अ न्यू एटीपी बाइंड एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन, जैसा कि बताया था वो टूट जाएगा। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, और फिर ऐसा दोबारा होता रहेगा। ये देखिए, अभी हम आपको इससे समझाते हैं। ये जो बताया गया है, ये देखिए, ये है हमारा थिन फिलामेंट, ये है थिक फिलामेंट मायोसिन का। ए टी पी जो है हमारा एडीपी, और पी फर्स्ट में टूट जाएगा। एडीपी जो है वो ये हमारा थिक फिलामेंट है, ये इसको जोड़ देता है, और जो हमारा पी है वो इसको इस तरफ खींचता है। यानी कि देखिए, ये जो खींच रहा है ये तीसरे वाले स्टेप में, पहले वाले स्टेप में एडीपी आया और फॉस्फोरस आया, दूसरे वाले स्टेप में एडीपी ने इसको क्रॉस ब्रिज से जोड़ लिया, तीसरे में इसने इसको देखो खींच लिया, पोजीशन चेंज हुई, और चौथे में एडीपी और पी में मिलकर दोबारा से एटीपी बन गए और ये रिलैक्स हो गया। और यहाँ हमारा ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है जब ये रिलैक्स है। जेड लाइन ये हमारा सार्कोमेर है, ये हमारा एच जोन है, ये हमारा ए बैंड है। और अब हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, ये जेड लाइन है, जेड लाइन पहले यहाँ थी लेकिन अब यहाँ हो गई। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो पोजीशन फॉस्फोरस की वजह से चेंज हुई थी तो जेड लाइन खिंची, और जब जेड लाइन खिंची तो सार्कोमेर भी छोटा हुआ और जो हमारा आई बैंड है वो भी छोटा हो गया। और यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिकली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी पहले जेड लाइन यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर सबसे ज़्यादा करीब यहाँ आ गई, यानी सार्कोमेर और छोटा हो गया। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्शन। एंड ब्रेकेज इज़ रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, और फिर ये स्लाइडिंग की वजह से चलता रहेगा। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिटर्ने रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। और जब ये प्रोसेस मतलब कंटिन्यू होगा, जो कैल्शियम आयन है वो सार्कोप्लाज्मिक सिस्टेने में जब तक जाएंगे नहीं तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। जब तक कैल्शियम आयन है तब तक ये प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन का होता रहेगा। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, और जब वो रिलैक्स होगा तो जो जेड लाइन है वो अपनी असली पोजीशन पर आ जाएगी, यानी रिलैक्स हो जाएगी। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल, और जो रिएक्शन होती है ये वाली कॉन्ट्रैक्शन की, ये हर मसल में अलग अलग होती है। Repeated activation of the muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them causing fatigue। यानी कि अगर ज़्यादा मसल को एक्टिवेशन करोगे तो हमारी बॉडी के अंदर, यानी ज़्यादा अगर हम मेहनत का काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एनएरोबिक प्रोसेस हो जाती है। एनएरोबिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ दे। मसल कंटेन अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन, और जो मसल्स होती हैं उनके अंदर एक रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो जिसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर होती है, जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं। Myoglobin content is high in some of the muscles which give a reddish appearance, और मायोग्लोबिन जिनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है तो उनका जो वो दिखती हैं वो थोड़ी रेडिश दिखाई देती हैं, यानी लाल दिखाई देती हैं। सच मसल आर कॉल्ड द रेड फाइबर, और उन मसल्स को रेड फाइबर कहते हैं। दीज मसल ऑल्सो कंटेन प्लेंटली ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया which can utilize the large amount of oxygen storing in them for ATP production। और इन मसल्स के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में ATP बनाते हैं।
दीज मसल देयरफॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एरोबिक मसल्स। और जो हमारी रेड फाइबर होती हैं, रेडिश अपीयरेंस की होती हैं, इनको हम एरोबिक मसल्स भी कहते हैं, यानी ऑक्सीजन के द्वारा एनर्जी तैयार करना। ऑन द अदर हैंड some of muscle possess very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish। जिनके अंदर मायोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होती है वो पीले या फिर सफ़ेद होते हैं। दीज आर वाइट फाइबर, इनको हम वाइट फाइबर कहते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन दैम, बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ हाई, लेकिन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हाई होता है, यानी इनके अंदर कैल्शियम आयन भरपूर मात्रा में होते हैं। किसके अंदर? वाइट फाइबर के अंदर। दे डिपेंड ऑन एरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, और इनको एनर्जी लेने के लिए एनारोबिक प्रोसेस पर निर्भर होना पड़ता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। थैंक्स टू